असल क्या होता है कि आप प्रेशर को कितना अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया 91 फॉर 6 था तो ज़ाहिर है पूरा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे था। जस्ट उस वक्त आप देखें ना 105 की आपकी लीड है, 91 पे आपके 6 हो गए तो 196 रन है। अब उस सिचुएशन में अगर जो नेक्स्ट 4 विकेट्स हैं इंडिया 50 रन के अंदर अंदर गिरा लेता तो ज़ाहिर है डेफिनेटली एक बड़ा इजी टारगेट लगता देखने में। अब ज़ाहिर है जितना अब तो एक मैसिव टारगेट लग रहा है। लास्ट टाइम भी जो इंडिया ने चेज किया था वो 329 था, अब उससे भी ऊपर जा चुका है टारगेट। और दिन भी एक आपके पास है। फिर मेलबर्न की हिस्ट्री है कि 1950s के बाद से तो इतना बड़ा टारगेट कभी चेज हुआ भी नहीं मेलबर्न में। और फिर आपको खेलना पड़ेगा सेशन बाय सेशन। देखिए पहला सेशन है, आपको आकर ज़्यादा चांस है, मुझे नहीं लगता कि कल ऑस्ट्रेलिया आएगा खेलने के लिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यानी कि यहीं पे डिक्लेयर करेंगे क्योंकि 96 आवर्स का गेम रिमेनिंग है अभी। तो वो पूरे 96 आवर्स देंगे ताकि इंडिया के पास भी एक चांस रहेगा आउटसाइड चांस के, वो अगर अच्छा खेले तो इंडिया सेशन बाय सेशन जाए। पहले सेशन में आकर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने विकेट थ्रो नहीं करनी, आप चाहे 60-70 रन ही बना सके 25 ओवर्स में। सेकंड सेशन में थोड़ा सा एक्सेलरेट करें और सारा का सारा मैच और मोमेंटम शिफ्ट करें थर्ड सेशन के लिए। थर्ड सेशन में आपके पास 30 प्लस ओवर होंगे। अगर आपको उसमें 150 रन भी चेज करने जाना पड़ता है या 160 रन भी चेज करना होता है और आपकी 7-8 विकेट्स इन हैंड होती हैं तो आप चेज कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट मैच है बड़ा ही थ्रिलिंग एनकाउंटर चल रहा है इस वक्त मेलबर्न में, और आज उसका 4th डे था। और आज जब डे का स्टार्ट हुआ तो ज़ाहिर है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने आना था क्योंकि एक विकेट रिमेनिंग थी इंडिया की और इंडिया आते ही उस पर आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया की लीड थी 105 रन की। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया अर्ली ऑन बेहतर बैटिंग की, 43 फॉर 2 थे ऑस्ट्रेलिया के। फिर एक वक्त आया ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर बैटिंग करते हुए 80 रन किया। फिर 80 के बाद ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स गिरनी शुरू हुई और बुमराह ने एक्सीलेंट स्पेल किया और इंडिया को कमबैक करवाया मैच में। सिराज ने भी विकेट लिया और फिर एक सिचुएशन में इंडिया कंप्लीटली डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया जब 91 फॉर 6 थे। फिर पैट कमिंस और लेबस्टेन की एक्सीलेंट पार्टनरशिप लगी और फिर 150 तक वो दोनों लेकर गए। फिर लेबस्टेन की विकेट गिरने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें अर्ली गिरी। लेकिन सबसे हैरान कुन था जब लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप है वो 50 प्लस रन की चली गई और डे क्लोज हो गया और दोनों बुलैंड और जो नेथन लाइन थे वो दोनों क्रीज पर मेरे साथ मौजूद हैं आसाम और आमिर। मैं इनसे डिस्कशन का आगाज करता हूँ। सबसे पहले आमिर से पूछूंगा कि आज की जो इनिंग्स थी यार, जिस तरीके से इंडिया ने बॉलिंग की तो एक सिचुएशन में तो ऐसा लग रहा था कि मैच कंप्लीटली जो है ना इंडिया की फेवर में चला गया जब 91 फॉर 6 थे। फिर एक कमिटमेंट शो की पैट कमिंस ने, उन्होंने 40 प्लस रन किए। फिर उसी तरीके से लेबस्टेन जिस तरीके से खेले, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब यानी कि मैच को अगर आप पहले डिफाइन करें कि जो एक इंटरेस्टिंग एनकाउंटर चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह स्टार्ट हुआ आज मैच का, इंडिया ने 11 रन पर अपनी लास्ट विकेट डाउन की और ऑस्ट्रेलिया को 105 की लीड हासिल थी। और अर्ली ऑन जिस तरह आते फर्स्ट विकेट डाउन हुई थी 20 पे, उसके बाद थोड़ा सा संभाल लिया था उन्होंने। 44 पे 20 ओवर पे टू टू सेकंड विकेट डाउन हुई उनकी, उस्मान ख्वाजा को। उसके बाद 36 रन की पार्टनरशिप हुई है और उसके बाद विकेट जब डाउन डाउन हुई स्टीव स्मिथ की, बड़ी ही पुअर शॉट मार के आउट हुआ स्टीव स्मिथ। मतलब वाइड गेंद को आप कवर ड्राइव खेलने जा रहे हो यार, जब सिचुएशन ऐसी है कि ये शॉट नहीं बनती आपकी खेलनी, तो वहाँ पे तो मैच नीचे लगवावे थे स्टीव स्मिथ एक किस्म का। उसके बाद जिस तरह बुमराह और सिराज ने बॉल किया 91 पे 6 डाउन कर दिए, तो वहाँ पे अगर मैच लूज़ हुआ तो वो मैं समझता हूँ ये जेसवाल की वजह से मैच लूज़ हुआ। जेसवाल ने जहाँ लेबस्टेन का कैच छोड़ा, अभी फिर उनकी 50 भी नहीं हुई थी, उसके बाद जेसवाल ने पैट कमिंस का कैच छोड़ा। पैट कमिंस ने अभी जस्ट 10 या 20 रन हुए थे उनके, उनका कैच ड्रॉप कर दिया। मतलब जेसवाल को आप समझ नहीं आई उसने कि क्या किया, ये इतनी पुअर फील्डिंग। मैच वहाँ नीचे लगवाया, 57 रन की पार्टनरशिप लेबस्टेन के साथ दे दी। उसके बाद पैट कमिंस आगे और भी खेले और आगे तक लेके गए मैच को। लास्ट विकेट की पार्टनरशिप जो आपने कहीं 51 रन की लगी, उसमें मुझे जो इशू नज़र आया वो ये था कि बॉलर जसप्रीत बुमराह को आप बार बार ला रहे हैं। तो जसप्रीत बुमराह को अगर बार बार ला रहे हैं तो जसप्रीत बुमराह उनकी बॉडी भी गेन करे, जबकि पता है कि नेथन लाइन शॉर्ट बॉल को जान शॉर्ट बॉल आप कराएंगे वो छेड़ेंगे ही छेड़ेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उनकी कमज़ोरी भी है और वो खेलते भी हैं शॉर्ट बॉल को जानबूझ के। तो आपने एक भी बॉडी भी गेंद नहीं की उनकी, जिसकी वजह से 50 रन की पार्टनरशिप दी और अब 333 हो गया। जाहिर है 34 का टारगेट मिलेगा इन्हें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सुबह तो खेलने नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया यहाँ पे मैच लूज़ कर गया है। जो लास्ट 51 रन की पार्टनरशिप दी, कोई अटैकिंग बॉलिंग नहीं हो सकी इनसे, मुझे यही लगता है।
अच्छा, जिस तरीके से आमिर ने पॉइंट आउट की चीज़ें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगी टेल की। आप देखें 91 फॉर 6 थे, उसके बाद इतना रन ऐड करना कि 130 रन तकरीबन ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐड कर चुका है, और जिसकी वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन पर नज़र आ रहा है। लेकिन इसी के अंदर से मेरा ख्याल है अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए भी तो एक गुड साइन निकलता है ना, कि अगर टेल इतना लंबा खेल सकती है तो फिर इंडियन बैटर्स इसे चेज क्यों नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आप जैसे इंडिया ने आज आते ही सुबह बॉलिंग की, काफ़ी अच्छी बॉलिंग थी। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। अच्छी टीम की यही निशानी है कि जब भी मुश्किल वक्त आए और उनकी जो खिलाड़ी हैं उनके जो नीचे से जो प्लेयर्स आते हैं उनको सपोर्ट करें। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया ने ऊपर से स्ट्रगल किया, 6 आउट अर्ली हो गए, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप लगती, छोटी मोटी पार्टनरशिप लग के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अब इस पोजीशन पे खड़ा है कि 350 तक टारगेट दे सकता है, ठीक है। ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है। अच्छा अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया के पास ये एडवांटेज रहेगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का टेल एंडर अगर इस तरह की विकेट इस तरह की बैटिंग कर सकता है तो इंडिया की ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करे। जिस तरह के पिछले कुछ मैचों में कुछ इनको में फेल जा रहा है, कुछ में पार्टनरशिप लगाता है, कुछ में फेल हो जाता है, लेकिन उनको यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा अगर मैच को जीतना है। देखें लोअर ऑर्डर जो इंडिया का है उनके अंदर एक लड़का आ रहा है नीतीश रेड्डी, जो उनको परफॉर्म करके दे रहा है हर मैच में। जो मिडिल ऑर्डर है उनके अंदर कभी चलते हैं कभी नहीं चल रहे। जो टॉप ऑर्डर है वो भी उसकी भी यही पोजीशन है, कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे। यहाँ फिर ये है कि अगर मैच जीतना है तो आपको ये जो तीन आपके टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, ये तीनों परफॉर्म करेंगे तो आप मैच को निकाल सकेंगे। असल में मैं एक और चीज़ भी देखता हूँ ना इस मैच में कि भाई देखें ऑस्ट्रेलिया, जो असल क्या होता है कि आप प्रेशर को कितना अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया 91 फॉर 6 था तो ज़ाहिर है पूरा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे था। जस्ट उस वक्त आप देखें ना 105 की आपकी लीड है, 91 पे आपके 6 हो गए तो 196 रन है। अब उस सिचुएशन में अगर जो नेक्स्ट 4 विकेट्स हैं इंडिया 50 रन के अंदर अंदर गिरा लेता तो ज़ाहिर है डेफिनेटली एक बड़ा इजी टारगेट लगता देखने में। अब ज़ाहिर है जितना अब तो एक मैसिव टारगेट लग रहा है, लास्ट टाइम भी जो इंडिया ने चेज किया था वो 329 था, अब उससे भी ऊपर जा चुका है टारगेट। और दिन भी एक आपके पास है, फिर मेलबर्न की हिस्ट्री है कि 1950s के बाद से तो इतना बड़ा टारगेट कभी चेज हुआ भी नहीं मेलबर्न में। और फिर आपको खेलना पड़ेगा सेशन बाय सेशन। देखिए पहला सेशन है, आपको आकर ज़्यादा चांस है, मुझे नहीं लगता कि कल ऑस्ट्रेलिया आएगा खेलने के लिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यानी कि यहीं पर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि 96 आवर्स का गेम रिमेनिंग है, तो वो पूरे 96 आवर्स देंगे ताकि इंडिया के पास भी एक चांस रहेगा, आउटसाइड चांस के वो अगर अच्छा खेले तो इंडिया सेशन बाय सेशन जाए। पहले सेशन में आकर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने विकेट थ्रो नहीं करनी, आप चाहे 60-70 रन ही बना सके 25 ओवर्स में। सेकंड सेशन में थोड़ा सा एक्सेलरेट करें और सारा का सारा मैच और मोमेंटम शिफ्ट करें थर्ड सेशन के लिए। थर्ड सेशन में आपके पास 30 प्लस ओवर होंगे। अगर आपको उसमें 150 रन भी चेज करने जाना पड़ता है या 160 रन भी चेज करना होता है और आपकी 7-8 विकेट्स इन हैंड होती हैं तो आप चेज कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट है, आप क्या कहते हैं? अच्छा मेरा इसमें इशू ये है कि मैं जिस तरह आपने कहा कि अगर टेल एंडर इस तरह खेल रही है तो इंडिया के बैटर्स के लिए भी ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है। लेकिन मुझे ये इशू यहाँ पे है कि सुबह फर्स्ट सेशन खेलना है इंडिया ने न्यू बॉल के साथ, स्टार्क होंगे, पैट कमिंस होंगे, बॉलर होंगे, तो ये थोड़ा इशू रहेगा। फर्स्ट सेशन में इंडिया को अपनी विकेट्स बचानी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि वो बचा पाएगा जिस तरह का सेशन आज खेला फर्स्ट। नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी है ना, आमिर जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया जो पहली इनिंग्स में जब दूसरे दिन न्यू बॉल था, 6 ओवर ओल्ड ही था, तो जिसको खेला है यानी कि पैट कमिंस वगैरह ने भी जब खेला तब भी न्यू बॉल खेला, सुबह मॉर्निंग सेशन में फिर इंडिया खेला, तो मतलब दोनों ने कहीं ना कहीं जो न्यू बॉल है मॉर्निंग सेशन में मैनेज किया ही है। आज जो 4th डे का मॉर्निंग सेशन था ये ज़्यादा यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ड्रामेटिक रहा। अदरवाइज तो देखें ना जो लास्ट 3 डेज में जो मॉर्निंग सेशन रहा है वो इतना टफ नहीं रहा। इसी चीज़ को देखते हुए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो सेशन था ना फर्स्ट, उसमें गेंद बहुत शार्प निकल रहा था, सिराज का भी और बुमराह का भी। आप यकीन माने कि लेबस चेन ने कम से कम भी 8 से 10 गेंदें जिस्म पे खाई हैं, क्योंकि गेंद समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये अगर इस तरह का सेशन उनका रहा फर्स्ट, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया टिक पाएगा क्रीज पे। आप इसके आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे आगे पहले बात की हमने कि इंडिया को एक अच्छा मतलब डिफेंड करना पड़ेगा। उस पहला सेशन जो है कम से कम विकेटें गिरें और रन्स अगर मतलब नॉर्मल रन्स भी करते हैं 25 ओवर तो तकरीबन एक सेशन में होते ही हैं। आप 25 ओवर में 50-60 रन कर लें तो चलो ये होगा कि विकेट नहीं गिरी हुई, आपके माइंड में एक रहता है यार 50-60 रन हमने कर लिए, विकेट हमारी नहीं गिरी, पहला सेशन हमने गुजार लिया, अब हमारे पास सेकंड सेशन है, हमने उसके मुताबिक चलना है। ये एक स्ट्रेटजी इंडिया को बनानी पड़ेगी
कि हमने सेशन बाय सेशन चलना है और किस तरह चलना है, कितने ओवर में कितने रन करने हैं टारगेट के हिसाब से, उनको ये प्लानिंग करके आना पड़ेगा कल। और दूसरा ये कि विकेट पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, विकेट को समझना पड़ेगा विकेट किस तरह का बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर आप विकेट को समझे बगैर खेलेंगे तो फिर वही है कि आप जल्दी अपनी विकेट थ्रो करेंगे, जिस तरह के रोहित शर्मा पिछली दफा डबल माइंड थे, अपनी विकेट दे बैठे। अगर इसी तरह दोबारा आते हैं इसी माइंडसेट से कि मैं खेल शॉट मारूं या रोकूं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इजी हो जाएगा कि वो विकेटें जल्दी गिरा ले। असल में ऐसे है ना कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसकी जो लेट ऑर्डर की बैटिंग ने रिस्पॉन्ड किया है, तो डेफिनेटली एक तो वो आज के दिन में उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि अब वो रिलैक्स आएंगे, कल के दिन में फ्रेश आएंगे। पैट कमिंस जिस तरीके से आज काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 30 आवर्स उन्होंने जो ग्राउंड पे स्पेंड किए हैं। इस तरह बोलैंड ने बड़ा टाइम स्पेंड किया, नेथन लाइन ने, तो इनके जो बॉलर्स हैं उनको रेस्ट करने का मौका मिल गया। अब यह कि ये सुबह फ्रेश माइंड के साथ आएंगे और अटैक करेंगे, उन्हें भी पता है कि पूरा दिन है। और इंडिया को, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि इंडिया जो है इस टारगेट जितना 333 है, मेरा नहीं ख्याल इसमें मजीद ऐड करने की कोशिश करेगा ऑस्ट्रेलिया, वो ज़्यादा चांस डिक्लेयर कर देगा। तो आपको क्या लगता है, इंडिया जीत के लिए जाएगा या ड्रॉ के लिए जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता इंडिया जीत के लिए जाएगा, मुझे किसी सूरत में नहीं लगता जीत के लिए जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया अर्ली ऑन इनकी विकेट गिरा देगा। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ना, वो अर्ली ऑन इनकी विकेट जानी जानी है, क्योंकि पैट कमिंस रिदम में है पूरे अपने। पिछला स्पेल भी हमने उनका देखा जो उन्होंने पिछली इनिंग्स में किया, और अभी, और स्टार्क ने कोई विकेट नहीं ली। स्टार्क भी पूरा अपने जान मारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये टेस्ट जीत लिया हमने तो इंडिया WTC से भी बाहर है। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया जीत पाएगा ये टेस्ट, और ना ही इंडिया जीत के लिए इसलिए नहीं जाएगा इंडिया कि अगर स्टार्ट फर्स्ट सेशन से जीत के लिए जाते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि जीत पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेशन में तो रोकना पड़ना है। हाँ, अगर उनकी फर्स्ट सेशन में विकेट नहीं गिरती, फिर वो सेकंड और थर्ड सेशन में सोच सकते हैं कि वो जीत के लिए जाएं। अच्छा, एक ये भी है ना कि देखें, आपके पास इस लेवल का भी प्लेयर होना चाहिए। जिस तरह लास्ट टाइम जब गवा ब्रिस्बेन में आपने चेस किया, तो आपके पास चेतेश्वर पुजारा थे जिन्होंने एक एंड बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। क्योंकि होता यह है कि दोनों एंड से टेस्ट में आप इस तरह नहीं हो सकता कि दोनों एंड के प्लेयर जो है वो हिटिंग करना शुरू कर दें या तेज़ खेलना शुरू कर दें। एक एंड किसी एक प्लेयर को जो है वो उसको रोकना पड़ेगा, वहाँ पर विकेट को रोकना पड़ेगा कि वो ब्लॉक कर दे, और दूसरे एंड से जो लड़के आते जाएँ वो अपना नेचुरल गेम खेलते जाएँ और रन्स बनाते जाएँ। क्योंकि देखिए, अगर आप रन्स नहीं बनाएंगे ना, अगर आप पहले से ही माइंड सेट ये रखेंगे कि बिल्कुल डिफेंसिव माइंड सेट रखेंगे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया आपको तीसरे सेशन में और दूसरे सेशन में तो बहुत ही तंग करेगा। क्योंकि वो तो सारी फील्ड रखेगा डिफेंसिव, मतलब अटैकिंग फील्ड रखेगा, और आपके ऊपर चढ़ जाएगा। उसने बॉलर पे बॉलर ने आकर तेज पे तेज गेंद करना है, बाउंसर करने, तो आपका जो जीत का चांस है वो मध्यम हो जाएगा। और अगर आप रन्स बनाते जाएंगे तो एक आउटसाइड चांस रहेगा दोनों के पास। तो ऑस्ट्रेलिया को भी ये होगा कि जहां थोड़ी सी फील्ड अटैकिंग रखी, फिर पीछे डिफेंसिव भी ले जानी पड़ेगी, तो ऑन एंड ऑफ आपको अपनी फील्ड चेंजिंग करनी पड़ेगी। मुझे तो ये लगता है इस लिहाज से। जी बिल्कुल, जैसे आपने पॉइंट उठाया जैसे चेतेश्वर पुजारा का, कि देखें पिछले जो बॉर्डर गवास्कर का मैच था उसमें वो एक एंड से खड़े रहे, एक एंड से रन्स बनता रहा। अब इस जो बैटिंग लाइनअप है, जो इस दफ़ा की इंडिया की बैटिंग लाइनअप, उसके अंदर तो मुझे दो प्लेयर जो हैं नज़र आते हैं जो इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। एक KL राहुल हैं और एक विराट कोहली। बाकी जो सारे जो प्लेयर हैं वो एग्रेसिव खेलने वाले हैं। जायसवाल उठा लें आप, उसके बाद क्या कहते हैं, रोहित शर्मा अग्रेसिव हैं, उसके बाद आप कर लें बीच में ऋषभ पंत हैं, नीतीश रेड्डी हैं, ये सब एग्रेसिव प्लेयर हैं। ठीक है, अब आप वो जो पुजारा का रोल था वो आप अगर राहुल को दें, तो मेरे ख्याल से वो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि राहुल एक एंड से विकेट रोके और एक एंड से रन्स बनते रहें। और इसी तरह विराट कोहली को हम तो यही कहेंगे कि विराट कोहली एक साइड से विकेट रोके, अगर विकेट उनके ऊपर मैच आता है तो वो एक एंड से विकेट रोकें और एक एंड से रन बनने दें, तब जाके कोई इनकी सिचुएशन बेहतर होगी। अदरवाइज अगर ये अटैक की मूड में गए, टोटल बाई रन चेस करने के मूड में गए, तो वो ऑस्ट्रेलिया इन पर हैवी हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि रोहित शर्मा जो है फ्लॉप है, ठीक है, वो डबल माइंड आ रहे हैं। अब कल का एक और उनका इम्तिहान आ गया है, जाहिर है 333 रन हो गया है, ये चेस करने के लिए आपने जाना है। तो आपको क्या लगता है जो रोहित शर्मा है वो किस माइंडसेट से आएंगे, और या उन्हें किस माइंडसेट से आना चाहिए? अच्छा, मुझे जो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि रोहित शर्मा को अटैकिंग माइंडसेट से आना चाहिए, फुल अटैकिंग माइंडसेट से आना चाहिए। क्योंकि डिफेंसिव खेल के तो उन्होंने अब देख लिया कि क्या हुआ उनके साथ, उन्हें समझ ही नहीं आती गेंद रोकनी है, शॉट मारनी है। माइंड क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने शॉट मारनी है, ठीक है, दूसरे एंड से विकेट रुकेगी, मैंने शॉट मारनी है। तो दूसरे एंड पे जायसवाल को समझाएं कि यार आप मुझे स्ट्राइक दो, शॉट मैं खेलूँगा। तो इसमें ये होगा कि अगर रोहित शर्मा की लग जाती हैं तो नीचे वाले प्लेयरों का थोड़ा हौसला बढ़ेगा
कि यार आज कैप्टन ने रन किया बड़े अरसे बाद, ठीक है। तो रोहित शर्मा का रन करना दूसरे प्लेयरों के लिए बड़ा ज़बरदस्त साइन है। तो रोहित शर्मा को रन करना है तो अटैकिंग खेलना पड़ेगा उसे। अगर वो आगे डिफेंसिव खेला तो मैं वही बात है, फिर निकल जाएगा आते साथ ही। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो लास्ट गवा ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच हुआ था ना, उसके साथ काफ़ी इसकी रिजेम्बलेंस है। उसमें जो रोहित शर्मा ने 40 प्लस रन किया था सेकंड इनिंग्स में आकर, और तेज़ ही खेल रहे थे, और शुभमान गिल ने 80 प्लस रन किया था, वो भी तेज़ खेले थे। पुजारा जो है वो स्लो खेले थे, और नीचे से ऋषभ पंत भी तेज़ खेले थे। तो कहने की बात यह है कि जो चांस है रोहित शर्मा के पास के रन्स कर सकते हैं वो, देखिए उन्होंने पिछले जो 4-6 इनिंग्सें खेली है ना, उसमें उन्होंने वो वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की कोशिश की है जो वो उनका स्टाइल नहीं है। उन्होंने सोचा है कि मैं क्रीज पर टाइम स्पेंड करूं, उसके बाद मैं रन्स कर लूंगा। क्योंकि जिस तरीके का विकेट का बिहेवियर है अर्ली ऑन आके, जो फर्स्ट 30-40 ओवर्स है वो इंतहाई डिफिकल्ट है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट भी कब यानी कि उसने रन्स किया है, जब 40 ओवर्स के बाद जो विकेट है ना वो ज़्यादा बेहतर खेला है, क्योंकि बॉल सॉफ्ट हो गया, उतना बॉल नहीं तेज आया, उतना बॉल स्विंग नहीं हुआ, सीम नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है ना, उसने नीचे की टेल अंडर ने काफी रन कर दिया। तो अभी भी ये होगा कि 30-40 ओवर जो है ना फर्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन रोहित शर्मा ये अगर सोचेगा कि मैंने 30-40 ओवर्स में से मैंने कोई 10 ओवर खेलने रोके, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खेल सकता है। नहीं नहीं, जैसे आमिर ने पॉइंट किया कि रोहित शर्मा को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो डिफेंसिव टेक्निक है वो बिल्कुल फ्लॉप जा रही है। पिछले कुछ टेस्ट सीरीज आप उठा के देखेंगे, बिल्कुल ही फ्लॉप जा रही है। अब हाँ, कल अगर आते हैं आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आप 30-40 रन भी करते हैं तो टीम का जो मोरल है वो हाई हो जाएगा। उससे फ़ायदा होगा एक इंडिया को, भाई यार ये हमारा कप्तान खेला है, ठीक है, हमने भी रन्स करने हैं। देखिए इस तरह के मैच में ना 40-50 की अगर पार्टनरशिप ऊपर से आ जाए ना, वो टॉप ऑर्डर से 1-2 विकेटें गिरें, आप 40-50 की फिर पार्टनरशिप लग जाए, 1 विकेट गिरे, फिर 60-70 की पार्टनरशिप लग जाए, फिर जो नीचे से जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन बैठे हैं उनको एक हौसला होता है कि यार ऊपर से पार्टनरशिप लग के आ रही है। 100-150 तक 1-2 विकेटें गिरी हुई हैं तो टीम क्या कहते हैं, जान रहती है, टीम में जान रहती है। हाँ नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें आप 300 प्लस का टारगेट चेस करने जा रहे हैं, और अगर आप 150 या 200 के राउंड चले जाते हैं 3-4 विकेट्स पे, तो आपको भी पता होता है कि सामने जी 100 प्लस रन रह गया है, और आपके पास 6 विकेट्स रिमेनिंग है, और इंडिया के पास जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखें ना, नंबर 8 तक जो है बैटिंग है आपके पास, नंबर 8 पे जो है वो आपके वाशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है 8वें नंबर तक आपके पास बैटिंग है। तो अगर आप जितने शुरू के 40 ओवर्स देखें, 96 ओवर में आपको रन करना है 333, मैं यही मान के चलता हूँ 334 करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दादा चाहता डिक्लेयर करेगा। अब उसमें यह है कि चले 96 नहीं, 90 ओवर्स भी गेम होता है, तो 90 ओवर्स भी गेम होता है, तो तकरीबन आप समझिए कि 4 का रन रेट भी नहीं बनता, 3.75 समथिंग का रन रेट बनता है ये चेज के लिए। तो अगर आप 2 सेशन में अपना जो रन रेट है वो 3 या 3 से नीचे भी रखते हैं, तो लास्ट के जो सेशन में होगा बहुत भी रन रेट आपको चाहिए होगा, वो 6 के राउंड चाहिए होगा। और अगर आपकी विकेट्स इन हैंड होंगी तो वहां पर आप यह है कि चार्ज कर सकेंगे बॉलर्स पे, और बॉलर्स भी थक चुके होंगे, क्योंकि देखें ना, जो असल जान उन्होंने भी बॉलर्स ने लगानी है वो फर्स्ट 40 ओवर्स में लगानी है, क्योंकि दोबारा नया गेम ड्यू होना है 80 ओवर्स के बाद। तो 80 ओवर्स में और 40 ओवर में, ये जो 40 ओवर्स है ना, ये डिसाइसिव होंगे अगर आपकी विकेट्स इन हैंड होंगी, और आप उनके ऊपर चार्ज करेंगे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को ये नहीं समझ लगेगी कि हम फील्ड पीछे लें या आगे अटैक करें। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इंडिया को असल चीज़ यह है कि ये पुरानी जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली है यहाँ पे अभी तक, उसको साइड पे रख के एक पॉजिटिव माइंडसेट से आकर रन्स के लिए जाना चाहिए, ना कि बिल्कुल डिफेंसिव माइंडसेट से आकर तो डिफेंसिव करने खेलना चाहिए, क्योंकि अगर डिफेंसिव खेलोगे तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया को हिलने नहीं देगा। देखें अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर रन करके गया ना, थोड़ा रन भी कर गया, मतलब आपकी 150 पर भी 3 या 4 डाउन हुए ना, तो जिस तरह नीचे से नीतीश रेड्डी रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब वो बड़ा इजी खेल रहा है पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को, उसे कोई इशू नहीं होता फास्ट को खेलने में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ऊपर से थोड़ा सा भी रिस्पॉन्ड किया ना इनके टॉप ऑर्डर ने, तो नीचे से मैच निकाल सकते हैं नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर वगैरह आप कह लें, ठीक है। हाँ, जडेजा भी इन्फॉर्म ही है, जडेजा ने 2 इनिंग्सें खेली हैं, दोनों में कंफर्टेबल रहे। और बात रही ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत का थोड़ा इशू ये है कि ऋषभ पंत ठीक है, आप एग्रेसिव प्लेयर हैं, लेकिन आप कम अज़ कम ये तो देख लें कि यार आप जिधर मैं शॉट मारने जा रहा हूँ उधर उसने 2 फील्डर लिए हुए हैं, गेंद उधर गई तब भी फील्डर है, गेंद इधर गई तब भी फील्डर है। कम अज़ कम ये तो देखो, आप शॉट मारने जा रहे हो ना, आप वो शॉट सेलेक्ट करो जहाँ पे कम अज़ कम फील्डर ना हो, आप मारो शॉट, आपको शॉट मारने से मना नहीं कर रहा कोई, लेकिन इस तरह की शॉट खेलो जो फील्डर के कम अज़ कम पास तो ना जाए, सीधी डायरेक्ट फील्डर के हाथ में जा रही है आपकी शॉट।
अग्रेशन का ये तो मतलब हरगिज नहीं होता ना कि मतलब आप सारी विकेट छोड़ के तो आप निकल के चार्ज करके जो है 150 की स्पीड के बॉलर को हिट करने लग जाए, या आप 140 प्लस के बॉलर को स्विच हिट खेलने लग जाए, तो आप एक दो ही खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं खेल सकेंगे। तो इसलिए ऋषभ पंत अगर मैं ये देखूँ तो वो जिस भी इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए आए हैं वो अर्ली और आकर क्रीज पर कंफर्टेबल ही लगते हैं, रन्स भी बनाते हैं 15-20, लेकिन उसके बाद या तो कोई गेंद अच्छा पड़ता है या वो खुद जानते पूछते इतनी लूज शॉट खेलते हैं कि मैं नीचे लगवा देता हूं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनको चाहिए कि कल अगर ये बैटिंग पर आएँ तो वही स्ट्रेटजी इख्तियार करें जो इन्होंने पिछले अपने बीजीटी में अपनाई थी कि एक एंड से रन, अगर एक एंड से रुके हुए हैं रन तो आप आराम आराम से बनाते रहें, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने गेम सिचुएशन देखनी है। आप अगर गेम सिचुएशन जो सिचुएशन डिमांड कर रही है आप उस सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे तो आपकी टीम का फ़ायदा है। अदरवाइज तो आप फिर उल्टी सीधी शॉट मारेंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और टीम का भी नुकसान करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि जैसे अब लास्ट डे का गेम है तो इसमें जो नेथन लाइन का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जाहिर है उन्होंने कम अज़ कम, मुझे जो लगता है, जाहिर है 3 बॉलर तो 90 ओवर 3 बॉलर ने तो नहीं करने, तो 20-25 ओवर या मे बी 30 ओवर जो है वो नेथन लाइन करेंगे। तो आप बॉलर पिक एंड चूज कर सकते हैं ना। आप देखते हैं कि भाई आप नेथन लाइन के अगेंस्ट चार्ज कर सकते हैं, आप उसको रन्स बना सकते हैं, तो आप उस पर अटैक करें, बजाय ये कि आप पैट कमिंस को स्विच हिट करने की कोशिश करें या बोलैंड को कोशिश करें। उसकी डिमांड नहीं है सिचुएशन में। सिचुएशन की डिमांड ये है कि अगर आप उनके ओवर में 1-2 रन भी बनाते हैं और उधर से जो है नेथन लाइन के ओवर में आपको 5-6 रन मिल जाते हैं तो वो 3-3 रन बन गया, आपका जो रन रेट रिक्वायर्ड है वो आपका मैनेज हो गया। तो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि नेथन लाइन फैक्टर एक रहेगा, वो इंडिया के फेवर में भी जा सकता है अगर इंडिया अच्छा खेला, और ऑस्ट्रेलिया के फेवर में भी जा सकता है अगर वो विकेट्स निकाल दे तो। अच्छा, नेथन लाइन का जो फैक्टर है ना, वो मुझे जो लगता है वो ये है कि अगर अर्ली ऑन ऊपर से विकेट गिरती है ना पैट कमिंस, क्योंकि मुझे जो 2 बॉलर नज़र आ रहे हैं ना कल के दिन में, वो पैट कमिंस और नेथन लाइन ही है जो ऑस्ट्रेलिया को मैच निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर अर्ली ऑन पैट कमिंस विकेट गिराता है ना तो लेफ्ट हैंडर के लिए नेथन लाइन तंग करने वाला अच्छा खासा। ठीक है, जिस तरह का बॉल उसका लेफ्ट हैंडर को कल भी पड़ रहा था ना, वाशिंगटन सुंदर बार बार बच रहे थे उससे, तो मुझे लगता है कि नेथन लाइन को खेलना भी इतना इजी नहीं होने वाला लास्ट है, क्योंकि क्रैक्स पड़ चुके हैं विकेट के ऊपर अच्छे खासे। मुझे समझ नहीं आई जडेजा से क्यों बॉल नहीं हुई। हालांकि जब मैं तीसरे दिन का खेल देखता हूँ तो आखिरी 8-10 ओवरों में नेथन लाइन अच्छा खासा गेंद टर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे जडेजा से बिल्कुल भी गेंद नहीं हो रही थी। मुझे समझ इस चीज़ की भी नहीं आई बिल्कुल। असल में जडेजा ने बॉल किया ज़्यादातर राइट हैंडेड के अगेंस्ट, ठीक है, और वाशिंगटन सुंदर भी, यानी कि वो भी कोई वो तो ओवर किए ही नहीं, उन्होंने 2-3 ओवर ही किए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना, नेथन लाइन को बॉलिंग करने का मौका भी मिलेगा, और दूसरा ये कि इंडिया के पास 4 लेफ्ट हैंडेड है कि देखे ना, टॉप ऑफ द ऑर्डर भी लेफ्ट हैंडेड मौजूद है उनके पास, जायसवाल, फिर नीचे ऋषभ पंत मौजूद है, उसके बाद नीचे आ जाए तो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, 4 आपके पास लेफ्ट हैंडेड है। तो वो चारों को अगेंस्ट जा रहा है, नेथन लाइन गेंद करेंगे। अब वो बैटल है नेथन लाइन वर्सेस 4 प्लेयर्स। अब अगर तो वो नेथन लाइन उनमें से 4 में से 2-3 को निकाल जाता है तो ज़ाहिर है इसका मतलब है वो बैटल जीत गया। और अगर वो उसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं और 30 ओवर्स में उसके जो है वो रन्स बना देते हैं 100 प्लस, तो इंडिया के मैच इंडिया के पास जाएगा। जी जी बिल्कुल है, ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इंडिया को इसके खिलाफ। अगर देखें अगर उनकी बॉल तंग कर रहा है तो फिर उसके हिसाब से उनको खेलें, ये नहीं कि वो उल्टी सीधी शॉटें शुरू हो जाएं, ये फिर उनके लिए नुकसान होगा इंडिया के लिए। आप उनके खिलाफ एक स्ट्रेटजी बना लें, स्वीप शॉट्स खेलें, स्वीप शॉट का इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी तेज़ तराज बॉलर हैं। वो चाहते हैं कि बैट्समैन मुझे स्वीप खेले, मुझे निकल कर खेले, ठीक है, ताकि उनको विकेट मिलेगा तो या तो बैट्समैन निकल के खेलते हुए विकेट मिलेगा, या स्वीप खेलते हुए, या उल्टी सीधी शॉट। सीधा सीधा खेलते रहोगे मुश्किल होगा उनको विकेट देना। ऐसे ही है, क्योंकि नेथन लाइन ने इस पूरी सीरीज में अगर आप देखें ना तो विकेट वहीं लिया है, 1-2 बॉल ही अच्छा की है ज़्यादा, जहाँ पर बैट्समैन ने गलती की है, तो जिसकी वजह से जो है ना स्ट्रगल किया, यानी कि सामने वाला या उसने विकेट लिया है नेथन लाइन ने। और एक बात जो मजीद मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो है पैट कमिंस का रोल इस पूरे टेस्ट मैच में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को कोई भी जो चीज़ है ना, किसी भी टीम को जो उठाता है वो उसका कप्तान उठाता है। अब अगर हम कैप्टन वर्सेस कैप्टन देखें तो एक तरफ रोहित शर्मा है जिनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, ठीक है, जो फील्ड में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है और बैटिंग में भी वो डाउन चल रहे हैं। और दूसरी तरफ पैट कमिंस है, वो पहली इनिंग्स में भी आकर रन बना के जाते हैं 50 करके या 49 करके, दूसरी इनिंग्स में भी आप 40 करते हैं, फिर विकेट भी निकाल के देते हैं,
फिर वो जो फील्ड में बॉलिंग कोई भी कर रहा हो तो वो जितने चार्ज लगते हैं बॉलिंग रोटेशन के लिहाज से, जितने प्रोएक्टिव लगते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी ये डिस्कशन में ये बात कही थी, पीछे काफ़ी अर्से से इस पर बात हो रही है बीजीडी पे, कि भाई ऑस्ट्रेलिया इस दफ़ा जो इसको ले रहा है ना बीजीडी को, वो उस लेवल से ले रहा है जैसे वो एशिज को लेते हैं। तो उनका एक एक लड़का अपना 100% दे रहा है, और उसको आप देख भी सकते हैं। जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप गई, ये मैंने बहुत अरसा पहले देखी थी, जब ग्लेन मैगरा के साथ पार्टनरशिप लगी थी, ठीक है। इसी तरह ग्लेन मैगरा और गिलेस्पी की थी आई थिंक, तो या कैस्प्रोविच के साथ लगी थी, तो ठीक है। तो 70, 80, 100 रन की पार्टनरशिप ये एशिज में मैंने लगती देखी है, कि मतलब खड़े हैं, जान दे देंगे लेकिन विकेट ही देंगे। तो ये जो कमिटमेंट है, आप इसको कैसे देखते हैं? और पैट कमिंस को कैसे देखते हैं ऑलराउंडर के तौर पर? पैट कमिंस का जो इस पूरी सीरीज में रोल है, अगर खाली इसी टेस्ट का रोल ले लें तो आप देखें 90 रन किया उन्होंने, ठीक है, और 4 विकेट्स पिछली इनिंग्स में लिए उन्होंने। तो आप इस इनिंग्स को देखें ना, अगर ये जो सेकंड इनिंग्स में खेले, तो जब तक लेबस्टेन क्रीज पे थे, बुमराह को फेस नहीं किया उन्होंने, ठीक है। लेबस्टेन फेस कर रहे थे, जैसे ही लेबस्टेन आउट हुए तो बुमराह को उन्होंने खुद फेस किया, उसे लाइन को फेस नहीं करने दिया। मतलब उन्हें पता चल रहा था कि यार वो लड़का क्रीज पे मौजूद है ना, तो वो कह रहा है किसी तरह मैं हैंडल कर लूँ, दूसरे पे टेंशन ना आए, मैं खुद देख लूँ कहीं वो आउट ना हो जाए, मैं उसे सामने करूँ। तो जब तक वो क्रीज पे रहे, उन्होंने बुमराह फेस नहीं करने दिया लाइन को। तो ये चीज़ कमिटमेंट देखें आप उनकी, और उनका कह लें आपके, वो एक अलग ही लेवल की कप्तानी कर रहे हैं इस टाइम पे। नज़र आता है कि वो इस टाइम दौरे हाजिर में इस तरह की कप्तानी में किसी भी टीम के पास, किसी की टीम के पास कप्तान ऐसा नहीं है। आप इसको कैप्टन एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ बैटर, पैट कमिंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके बारे में इस टेस्ट में अगर डिस्कशन ना की जाए तो मेरा ख्याल है बड़ा ज्यादती होगी। क्योंकि आप देखिए पूरे मैच को अगर किसी ने उठाया है ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो उसमें पैट कमिंस नंबर 1 है। क्योंकि देखिए जहाँ 6 डाउन हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, 311 फॉर 6 थे, वहां पर अगर 4 विकेट 400 के अंदर गिर जाते तो लीड ही नहीं होनी थी आपकी 105 की, आपकी लीड 50-60 की रन होनी थी, या वो भी न रहती, ठीक है। और दूसरी इनिंग्स में आकर फिर 91 फॉर 6 हो गए, तो वो फिर 40 रन कर गए, तो दूसरी इनिंग में भी उठाया। फिर बॉलिंग में भी उन्होंने आकर जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट करके दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स को भी उन्होंने आउट करके दिया। तो इसलिए उनके रोल को, उनकी कमिटमेंट को कैसे देखते हैं? ये देखें ना आप, वो बैटिंग में अगर उनको हम देखें तो वो फ्रंट पे आते हैं। ये नहीं कि बैक फुट पे चले जाएं, भाई ठीक है मैं आ गया हूँ, मैं एक एंड पे खड़ा हूँ, मैं दूसरे को उसको सिंगल करके दे दिया। नहीं, अगर उनका प्रीमियम बॉलर लगा हुआ है तो खुद फेस करेंगे। दूसरे एंड पे अगर लूज बैट्समैन है तो वो खुद फेस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरह जैसे आमिर ने पॉइंट किया कि लबुशेन जब तक कह रहे थे वो खुद दूसरे एंड पर मौजूद रहे, जो ही लबुशेन आउट हुआ बुमराह को फेस खुद किया और लाइन को दूसरे एंड पे रहने दिया। इसी तरह हम अगर बॉलिंग की बात करें, मैंने उनको मिड ऑन और मिड ऑफ से कहीं और नहीं देखा, वो बॉलर के साथ साथ रहते हैं और हर बॉल पे डिस्कशन उनकी रहती है, भाई क्या हो रहा है, बैट्समैन किस तरह खेल रहा है, बॉल के अंदर क्या मतलब उसके साथ साथ रहना, उसके बॉलर को भी हौसला रहता है यार कप्तान मेरे साथ है, हर बॉल पर पूछ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या फील कर रहे हो, कितने ओवर कर लोगे, कितने स्पेल क्या करो, कितना स्पेल करना है तुमने। ये चीज़ें जो होता है ये टीम को लेके चलती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख लें 2-2 3-3 स्पेल करवाते हैं वो बॉलरों से, वो इसी वजह से करवाते हैं कि ना बॉलर ज़्यादा थके और ना वो उसके ऊपर बर्डन आए, ठीक है। वो खुद आ जाएंगे, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद चेंज कर देंगे। ये एक उनकी पॉजिटिव साइन है उनके लिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि गेम अवेयरनेस जितनी इस वक्त मैं समझता हूँ पैट कमिंस के पास है, जिस लेवल से वो खेलते हैं या देखते हैं चीज़ों को और जिस तरीके से वो करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप देखें कि इस वक्त दौरे हाजिर में इतना कमिटेड और इतना गेम अवेयर जो कैप्टन है ना, वो किसी के पास नहीं है। जिस तरह सामने पॉइंट आउट किया कि मतलब देखें वो करीब ही रहते हैं, इसीलिए ताकि अगर बॉलर को कोई भी किसी किस्म का इशू आ रहा है तो वो उसको गाइड कर सके। और साथ ही साथ आप उनकी कमिटमेंट का लेवल इस तरह से भी देखें कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो किसी और को बॉल ही थमाएंगे, वो खुद बॉल पकड़ेंगे। और अगर ओवर करने हैं 30 ओवर करने हैं ना, और दूसरे बॉलर ने 25 करने हैं, तो वो कोशिश करेंगे मैं वो बॉलर हूं जो 30 ओवर करके दे, 25 ओवर को दूसरे से डलवा लेंगे। यानी कि हर जगह वो अपने आप को फ्रंट पे पेश करते हैं। और यही जो है ये ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बूस्ट किया। मैं नहीं समझता कि ये ऑस्ट्रेलियन वो साइड है जो आज से पहले 15 साल पहले खेला करती थी, कि जिसमें रिकी पॉन्टिंग खेलते थे, जिसमें जस्टिन लैंगर खेलते थे, जिसमें माइक हसी मौजूद थे। इसमें प्लेयर्स के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। देखिए ना टॉप ऑफ द ऑर्डर लड़के जिस तरीके से फ्लॉप हैं। अभी देखिए ना सैम कॉन्स्टेंस जा रहा है, पहले इनिंग में रन करके मुझे पता था सेकंड इनिंग्स में उनके लिए बड़ा मसला होगा। उस्मान ख्वाजा जिस तरीके से बुरी तरह फ्लॉप है, 150 की है। इसी तरह आप देखें जो मिचेल मार्श है, वो तो ऐसा लगता है कि मतलब यानी कि एज अ टेल खेल रहा है।
मतलब 10 प्लेयर से खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो तो बिल्कुल ही नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे ना। एलेक्स कैरी एक आधे मैच में रन किया, वो भी नहीं कर रहे। लेकिन आप देखें कि उनमें वो खुदा के रन कर जाते हैं, तो उनको असल में, और उन्होंने आप देखें पूरी टीम की जो कंपोजिशन है ना वो चेंज नहीं की। हमने सोचा कि यार वो शायद इसको निकाल के किसी दूसरे को लाएंगे, लेकिन उन्होंने उसी पे जो है ना अपना ट्रस्ट शो किया, उसी के थ्रू विकेट निकालते हैं, उसी से वो मैच जीत रहे हैं। अच्छा, यही उनका जो कमिटमेंट है और जो एतमाद है उनका अपने प्लेयरों पे, यही चीज़ हौसला देती है उनकी टीम को। आप देखें कि मतलब एलेक्स कैरी रन नहीं कर रहे, हालांकि दूसरा विकेट कीपर पड़ा हुआ है बैक पे जोश इंग्लिश, लेकिन वो नहीं डाल रहे। इसी तरह मिचेल मार्श रन नहीं कर रहे, वेबस्टर बैक पे पड़ा है, वो नहीं डाल रहे। उन्हें एतमाद देते हैं वो कि यार आप ही खेलोगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप ही खेलोगे। तो इसी तरह प्लेयर फिर आगे आने वाले मैचों में रन भी करके दे देते हैं उनके। तो यही चीज़ इसी तरह बॉलर पे है, ठीक है। क्या कहते हैं, आप बोलैंड को देखें, बोलैंड को जब जब 3 विकेटें ली उन्होंने, बोलैंड के साथ वो इस तरह खड़े हुए थे कि मतलब हर बॉल के बाद वो बोलैंड के साथ खड़े हुए थे। बोलैंड ने जो उसकी विकेट ली है ऋषभ पंत की, आप ऋषभ पंत की विकेट देखें, उसने 3 गेंदें एक ही जगह पे की, जिसमें से उसने एक लेफ्ट की, एक उसने खेलने की कोशिश की, लग गई। तो तीसरी गेंद से पहले कम से कम 2 या 3 मिनट वो आपस में डिस्कशन करते रहे। तो तीसरी गेंद फिर वहीं की और वो कैच दे गए। तो ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त मायने रखती हैं, ये चीज़ें टीम में। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यानी कि ये तो पैट कमिंस की हुई, क्योंकि दूसरा जो नाम है यानी कि आज के दिन का या इस पूरी सीरीज का अगर उनका डिस्कशन ना कीजिए ज़्यादा, तो वो है जसप्रीत बुमराह। देखिए, गो टू बॉलर, एक्सीलेंट बॉलर, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में इस क्लास का, इतने रिदम का, इतनी कमिटमेंट का बॉलर नहीं है। जो कि सब कॉन्टिनेंट में भी सेम एफर्ट से गेंद करता है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी वो वैसे ही नजर आता है, वो साउथ अफ्रीका में, वो इंग्लैंड में, मतलब उसके लिए कोई सॉइल जो है ना तंग नहीं करता। वो जिस भी सॉइल पे आप उसे खिलाएं, जिस तरह की कंडीशन आप उसे दें, जिस भी टीम के अगेंस्ट आप उन्हें यूज करें, वो एक्सीलेंट रहते हैं। और यही चीज जो है इंडिया को जो है नंबर 1 साइड बनाती है। अदरवाइज तो देखें, इंडिया बॉलिंग में लैग कर रहा है, लेकिन वो अकेला बॉलर है, वो हर दफा मैच में उन्हें मैच बना के दे रहा है। आज भी आप देखें कि जिस तरीके का उनका स्पेल रहा, उस दिन भी वो जो 3 विकेट उन्होंने लिए थे, आज भी जो आकर 3 विकेट लिए, सारा उन्होंने जो मिडिल ऑर्डर उड़ा के रख दिया बुमराह ने। उसके बारे में आप क्या देखते हैं एज अ बॉलर बुमराह? अच्छे बॉलर की एक यही निशानी होती है कि वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करे, पिच को रीड करना, ठीक है, फिर उसके बाद बैट्समैन को रीड करना, बैट्समैन किस किस्म का खेलता है। ये बॉलर की, अच्छी बॉलर की यही निशानी होती है कि बैट्समैन को देख के चलना। अब कई बॉलर होते हैं, वो उन्होंने खाली उनके जहन में ये चल रहा होता है कि यार गोल लेंथ बॉल करेंगे, वहाँ से बॉल मूवमेंट हुआ तो विकेट निकल गई तो ठीक है। लेकिन इनका ये है कि ये बैट्समैन को प्रॉपर पढ़ते हैं, तो बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट्समैन आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, पिछली बॉल पे तंग हो रहा है, यॉर्कर पर तंग हो रहा है, मतलब उसकी पूरी सिचुएशन देख के उसके बाद उसको बॉल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं उस्मान ख्वाजा को उन्होंने काफ़ी तंग किया है। अब इस सीरीज में मेरा ख्याल 5 टाइम्स उन्होंने आउट किया है जी जी, उस्मान ख्वाजा को। जैसे और एक ही लाइन पर उनको आउट किया है, ठीक है। अब जैसे कि अब वो कॉन्स्टेंस जो है, उनको पहली इनिंग में उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, लेकिन आ जाते ही उनको उन्होंने आउट कर दिया। लेकिन ये एक अच्छे बॉलर की निशानी है कि उनको ज़्यादा चलने नहीं दिया, गोल लाइन पे बॉल करके ज़रा सा मूवमेंट की तो बोल्ड हो गए। इसी तरह ट्रेविस हेड को उन्होंने दूसरी दफ़ा फिर फंसा दिया। ये एक अच्छे बॉलर की निशानी है। लाइन अगर बैट्समैन की पकड़ लें, आप बैट्समैन को आपने पढ़ लिया है, तो फिर आप उसको जाने ना दें, आप मतलब तजर्बे ना करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसी को वही बॉल खिलाएं उस बैट्समैन को, और वो गलती करके रहेगा। ऐसे ही है। अब आप इसको एज अ बुमराह को एज अ बॉलर कैसे देखते हैं, और कल के दिन का सिनेरियो क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब क्या चांसेस होने वाले हैं दोनों टीम्स के? यानी कि ड्रॉ का चांस क्या रहेगा, इंडिया के विन का चांस क्या रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया के विन का क्या चांस क्या रहेगा? अगर बुमराह की बात करें तो बुमराह एक्सीलेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि दौरे हाजिर में इस तरह का बॉलर हमने देखा है। इस तरह का बॉलर अगर आप मेरे से पूछे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तो ग्लैन मैकरा को देखा था कि किसी भी पिच पे कहीं पे भी रन नहीं देना, विकेट निकाल देनी है। यही हालत बुमराह ने की हुई है टीमों की। कहीं भी खेल लें, अपने मुल्क में हो, दूसरे मुल्क में हो, हम ये 2023 के वर्ल्ड कप में हम ये बातें सुन रहे थे कि जी ये अपने मुल्क में खेल रहे हैं, इस तरह की पिचेस दे रहे हैं, बुमराह इसलिए बॉल कर रहा है। लेकिन बुमराह ने साबित किया जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, फिर उसके बाद उन्होंने, अब ये बीजी टीम है, उसके अलावा उन्होंने सीरीजें खेली, वो हिलने ही नहीं दे रहे किसी को भी। और जिस तरह की लाइन पे वो गेंद करते हैं, किसी भी पिच पे, जिस तरह की भी पिच हो, स्लो हो, फास्ट हो, बाउंसिंग हो, एनीवन हो, वो अपने आप को उस तरह धार लेते हैं उसके अंदर। तो ये एक ज़बरदस्त बॉलर की क्वालिटी होती है। तो मेरे ख्याल से बुमराह दौरे हाजिर में एक्सीलेंट, इनसे बेहतर बॉलर इस टाइम है ही कोई नहीं। मैं यही कहूँगा 21वीं सदी में इनसे बेहतर बॉलर कोई नहीं आया। ठीक है, राइटली सेड। और सेकंड बात, अगर आप कहें कि मैच विन और लूज और ड्रा की,
तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के 70% चांस है मैच जीतने के। ठीक है, इंडिया के मैं कहूँगा कि 20% है और 10% ड्रा के हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि विन परसेंटेज क्या देते हैं कि ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया? इंडिया जो है वो 40% हम्म। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 60%, 10% जो है वो 30% इंडिया, 60% ऑस्ट्रेलिया और 10% ड्रॉ का। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने ये डिस्कशन सुनी, इसमें ज़ाहिर है जो दोनों मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद थे उन्होंने दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को एज दिया है, क्योंकि एक तो उनकी होम कंडीशन है, जिस तरीके से पिच बिहेव कर रहा है, जो हिस्ट्री है मेलबर्न की कि वहाँ पर इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ, और जिस तरीके से इंडियन बैटर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं इस सीरीज़ में थ्रू आउट, तो जिसकी वजह से सबका ये मानना है कि यानी कि जो चांस है जो फेवरेट टेस्ट मैच को जीतने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया का दूसरा चांस है, तीसरे नंबर पे ड्रॉ का चांस है। इट मीन्स के अगर रेन नहीं होती, पूरा दिन का मैच होता है, तो डिसीजन तो आएगा ही आएगा, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा इस मैच का, या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। इंडिया का आउटसाइड चांस इसी तरीके से है कि वो सेशन बाय सेशन खेले और एक या दो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज आएँ, तब जाके इंडिया ये मैच जीत सकता है। अदरवाइज ज़्यादा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच निकाल लेगा, क्योंकि जो लास्ट विकेट पे पार्टनरशिप लगी है उसने इंडिया का मोरल डाउन कर दिया है। तो ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।